How are you all? I hope you all are fit and fine. I am Aarti Jain and I welcome you all to my YouTube channel. Now restart. Students, हमने क्लास 8th का चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी प्रीवियस वीडियो में हमने प्यूबर्टी के बारे में जाना और हमने जाना वेरियस चेंजेस दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, लाइक द सडन चेंज इन द हाइट, इन बॉडी शेप, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, इंटेलेक्चुअल, मेंटल थिंकिंग, ये सब चीज़ हमने पढ़ी। आई होप आप सब लोगों ने उसका अच्छे से रिवीजन किया होगा। जिन भी बच्चों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आपको मेरे पढ़ाने से कोई हेल्प मिलती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टूडेंट्स, आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले तो मैंने आपको बताया था कि एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी आप लोग जानते हैं कि हमारे जो है सेक्स ऑर्गन्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, है ना। मेल में कौन सा सेक्स ऑर्गन होता है? टेस्टिस, विच बिगेन टू प्रोड्यूस अ मेल गैमेट नोन एज स्पर्म्स। सिमिलरली इन फीमेल्स ऑल्सो द फीमेल ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है? हमारा ओवरीज होता है, एंड दे स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग अ फीमेल गैमेट नोन एज ओवा, राइट। यही हमने पढ़ा था, ठीक है। अब यही जो हमारे जो ये गैमेट्स प्रोडक्शन है, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, बट इनकी वजह से मेल और फीमेल की बॉडी में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेल में जो है आपके फेशियल हेयर्स डेवलप होने लग जाते हैं, ठीक है, जैसे दाढ़ी मूंछ आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। सिमिलरली फीमेल्स में ब्रेस्ट डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तो इन्हीं सब चेंजेस को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है बच्चों। तो चलिए जल्दी से लिखते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की डेफिनेशन को। तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन? द चेंजेस which develops at puberty, which develops at puberty, which develops at puberty and helps to distinguish, किस चीज में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम? helps to distinguish male from female, ठीक है। मेल और फीमेल के बीच में हम आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हम किन्हें कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब अगर मैंने बात करी मेल्स की एंड फीमेल्स की, राइट, तो इनके जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो कौन से होते हैं? इसके होते हैं टेस्टिस, एंड फीमेल के होते हैं आपके ओवरीज, ठीक है। अगर हम मेल गैमेट्स की बात करें तो ये कौन सा गैमेट प्रोड्यूस करते हैं? स्पर्म्स, एंड ओवरीज प्रोड्यूस ओवा, ठीक है, ओवा, या फिर हम ओव्यूम भी कह सकते हैं सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है। तो इनकी वजह से कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। क्या क्या चेंजेस आते हैं? मेल में फेशियल हेयर आपके डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, राइट, ठीक है। लाइक बियर्ड एंड मुस्टैच, यानी कि दाढ़ी मूंछ आने लग जाती है लड़कों की, राइट। और उसके अलावा हम कह सकते हैं चेस्ट हेयर डेवलप्स, ठीक है, चेस्ट हेयर डेवलप्स, ऑलराइट, ठीक है। चेस्ट पे भी हेयर डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, एंड इन वेरियस बॉडी पार्ट्स आल्सो द हेयर स्टार्ट्स डेवलपिंग, ऑलराइट। इसी तरीके से फीमेल में, अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में भी क्या होता है आपके कि ब्रेस्ट स्टार्ट्स डेवलपिंग, इसमें ब्रेस्ट स्टार्ट्स डेवलपिंग, ऑलराइट, ये चेंज आता है। दूसरा क्या चेंज आता है, ठीक है, जो आपके मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, जिनको हम लोग मैमरी ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैमरी ग्लैंड क्या होता है। मैमरी ग्लैंड भी कहते हैं, तो मैमरी ग्लैंड्स स्टार्ट्स डेवलपिंग, यहाँ पे मैमरी ग्लैंड्स भी आपके डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, राइट।
तो ये कुछ चेंजेस हैं। आई होप जो भी बच्चे एडोलेसेंट की एज में होंगे वो इन चेंजेस को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है, एंड दे आर नाउ ट्राइंग टू एडजस्ट विद दिस चेंजेस, ठीक है, विद द टाइम दे गॉट एडजस्ट विद दिस चेंजेस, ठीक है। ये बहुत नॉर्मल और एक नेचुरल फिनोमिना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप ये चीज़ अब आपको क्लियर हो गई। अब ये बात आती है कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं, जो ये गैमेट्स हैं, ये तो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज जब आएगा लाइफ का तब उसमें हेल्प करेंगे, बट ये जो चेंजेस हैं ये भी इन्हीं की वजह से आए हैं। लेकिन ये जो चेंजेस हैं ये हॉर्मोन्स भी, जो हमारी बॉडी में हॉर्मोन सिक्रीट होते हैं उनकी वजह से भी होते हैं। तो उन हॉर्मोन्स को कौन सिक्रीट करता है बच्चों? उन हॉर्मोन्स को सिक्रीट करता है एंडोक्राइन ग्लैंड। जैसे कि हमारी बॉडी में आपने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में पढ़ा होगा, बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, जैसे लिवर होता है जो बाइल जूस सिक्रीट करता है, सलाइवरी ग्लैंड होते हैं हमारे माउथ में जो सलाइवा सिक्रीट करते हैं, इसी तरीके से एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी होते हैं, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को रिलीज करते हैं, ठीक है, सिक्रीट करते हैं उन केमिकल सब्सटेंसेस को। तो उन केमिकल सब्सटेंसेस को हम कहते हैं हार्मोन्स, जो कि इन चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सो दीज चेंजेस आर ड्यू टू द रिलीज ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। तो अगली डेफिनेशन है आपकी हार्मोन्स की, अगली डेफिनेशन है आपकी हार्मोन्स की। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हार्मोन्स लिखिए। हार्मोन्स क्या होते हैं? द केमिकल substances released या हम कह सकते हैं secreted by endocrine gland which are responsible for the changes in adolescence, changes of secondary sexual characters in adolescence, ठीक है बच्चों। तो ये हो गए आपके हॉर्मोन्स की डेफिनेशन। ऑलराइट, आई होप ये अब आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि हॉर्मोन्स क्या होते हैं। ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। कौन रिलीज करता है इनको? एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड का एक और नाम होता है, ठीक है, वो भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, जिसका नाम है आपका डक्टलेस ग्लैंड। इसको हम लोग डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। अब आपका आता है अगला कि मेल हार्मोन, ये भी फीमेल और मेल में अलग अलग होते हैं। तो मेल हार्मोन अलग है और फीमेल हार्मोन अलग है। तो मेल हार्मोन का क्या नाम है बच्चों? मेल हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन। ये आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो टेस्टिस है, वहीं से ही नाम लिया गया है टेस्टोस्टेरोन, राइट। ऐसे ही फीमेल हार्मोन का है आपका एस्ट्रोजन। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये आपसे ज्यादातर पूछ ही लिए जाते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन हो गया मेल हार्मोन और एस्ट्रोजन हो गया फीमेल हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन को कौन रिलीज करता है? रिलीज्ड बाय टेस्टिस at the onset of puberty, या हम कह सकते हैं begins at the onset of puberty, मतलब प्यूबर्टी जब आती है तो तब से वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी बिगनिंग हो जाती है, ठीक है। और एस्ट्रोजन का भी हम लिख सकते हैं रिलीज्ड बाय ओवरीज which begins at the onset of puberty। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप ये हॉर्मोन्स अब आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड
हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, बहुत सारे हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, जिसमें से मेल हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। फिर जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो इन्हें रिलीज करते हैं ब्लड के अंदर, वो इन्हें क्या करते हैं, रिलीज करते हैं ब्लड के अंदर। ठीक है, अब इनका जो प्रोडक्शन है कि कई एडोलेसेंट्स में या कई पीपल में ये जो है ये कम अमाउंट में रिलीज होते हैं या ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होते हैं या नॉर्मल रिलीज होते हैं या किसी किसी के अंदर जो है डिजीज हो, वीकनेस हो, तो ये डिपेंड करता है इनकी प्रोडक्शन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ऑलराइट, तो इनकी प्रोडक्शन भी कंट्रोल करी जाती है एक अलग टाइप के हार्मोन के द्वारा। ठीक है, अलग टाइप के हार्मोन के द्वारा। तो वो जो हार्मोन है, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार मार्क कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन या अनदर हार्मोन, दूसरे हार्मोन के द्वारा ये कंट्रोल करा जाता है। और वो कौन सिक्रीट करता है, सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑलराइट, और पिट्यूटरी ग्लैंड को इसीलिए हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। राइट, क्योंकि ये सारे हार्मोन्स के फंक्शन को कंट्रोल करता है, प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, कितने अमाउंट में, कब। ठीक है, और इन्हीं हार्मोन्स की सिक्रीशन की वजह से, रिलीज की वजह से आप ज्यादातर देखेंगे कि एडोलेसेंट्स में मूड स्विंग्स होते हैं, है ना। अचानक से कभी भी गुस्सा आ जाता है, कभी भी इरिटेट होने लग जाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा अपनापन भी दिखाने लग जाते हैं कितनी बार। ठीक है, तो ये जो चेंजेस आते हैं वो इसी स्टेज पे ही आते हैं। इसीलिए मैं ये सजेस्ट करूंगी कि जब भी आपको इस तरीके की कोई भी परेशानी हो कि भाई मैं इरिटेट हो रही हूँ या मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है क्यों हो रहा है, तो बेटर है कि आप अपने टीचर, काउंसलर या सबसे बेटर है अपनी मदर या पेरेंट्स के साथ बैठकर इसके बारे में बात करें। कोई भी डरने वाली या शर्मिंदगी की कोई भी बात महसूस ना करें। ठीक है बच्चों, ये सभी के साथ होता है, सभी इस स्टेज से गुजरते हैं। राइट, ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स आर कंट्रोल्ड by another hormone secreted by pituitary gland which is known as master gland। तो इतनी चीज समझ में आ गई। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं, वो हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। रिलीज कौन करता है, आपका मेल हार्मोन्स को रिलीज करता है टेस्टिस, जो कि टेस्टोस्टेरोन होता है, और फीमेल हार्मोन को रिलीज करते हैं हमारे ओवरीज, जो कि एस्ट्रोजन होते हैं। और इन्हीं हार्मोन की रिलीज की वजह से मूड स्विंग्स देखने को मिलते हैं। तो इनका जो प्रोडक्शन है वो कौन कंट्रोल करता है, लाइन जरा ध्यान से देखना एग्जाम में, कि प्रोडक्शन कंट्रोल की बात हो रही है, कि सिक्रीशन की बात हो रही है, कि रिलीज की बात हो रही है। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। राइट, तो प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स आर कंट्रोल्ड बाय अनदर हार्मोन व्हिच इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड व्हिच इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप इतना अब आपको क्लियर हो गया, इतना अब आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड के क्या क्या फंक्शन है, या हम कह सकते हैं रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग द रिप्रोडक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो आप लोग इसकी हेडिंग डाल सकते हैं, आप लोग इसकी हेडिंग डाल सकते हैं, या तो आप लिख लीजिए फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, या तो आप डाल लीजिए फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर इसको आपकी बुक में एनसीईआरटी में इसको दिया हुआ है दूसरे नाम से कि रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये चीज है। ठीक है, कैसे जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकल रहा है, जो अनदर हार्मोन हमने पढ़ा था, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकल रहा है वो सिर्फ क्या करेगा, वो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन्स को सिर्फ स्टिम्युलेट करेगा, क्योंकि कंट्रोल ही तो कर रहा है ना, कंट्रोल डिपार्टमेंट है, तो वो सिर्फ स्टिम्युलेट करेगा कि ठीक है अब आप रिलीज हो जाओ, या नहीं अभी आप कंट्रोल हो जाओ, तो स्टिम्युलेट करेगा। ठीक है, तो हार्मोन सबसे पहले हम लिखेंगे हार्मोन्स फ्रॉम
पिट्यूटरी ग्लैंड stimulates the release of testosterone और एस्ट्रोजन, क्योंकि मेल फीमेल में अलग अलग है तो मैं और करके लिखना पड़ेगा। स्टिम्युलेट्स द रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टिस और ओवरीज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसने अब क्या कर दिया, इसने पिट्यूटरी ग्लैंड ने हमारे जो हॉर्मोन्स है उनको स्टिम्युलेट कर दिया। अब वो स्टिम्युलेट होने के बाद क्या होंगे, वो रिलीज होंगे, है ना। टेस्टिस भी रिलीज करेगा और ओवरीज भी। रिलीज किस में करेगा, ब्लड में। ठीक है, किस में, ब्लड में। रिलीज इनटू ब्लड, है ना। एंड रीचेस द बॉडी पार्ट्स, reaches the parts of body जिनको हम कहेंगे टारगेट साइट। मान लो कि भाई जैसे बॉयज की बात करते हैं तो दाढ़ी मूंछ छानी है, तो यानी कि फेस पे, है ना, आपका बॉडी पार्ट क्या होगा, फेस होगा। तो वहां फेस पे जाकर ये ब्लड के थ्रू ये उस बॉडी पार्ट पे जाएंगे और वहां पे चेंजेस आएंगे। वहां पे क्या आएंगे, ब्लड के थ्रू जब वो वहां पहुंच गए तो वहां पे क्या आएंगे, हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। चेंजेस एट बॉडी पार्ट्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ठीक है, आई होप ये पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन अब आपको क्लियर हो गया। मेन आपको याद रखना है, स्टिम्युलेट करेगा। ठीक है, कहते हैं ना चिंगारी लगा देना, है ना, धक्का दे देना। बस वो स्टिम्युलेट करेगा कि आपके जो ये जो एडोलेसेंट्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो ये हॉर्मोन्स को क्या करें, रिलीज होके वो ब्लड में जाएंगे, टारगेट साइट पे जाएंगे और वहां पे आपको ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब आपको समझ में आया जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, वो जो चेंजेस आते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। ठीक है बच्चों, आई होप इतना अब आपको क्लियर हो गया। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमन लाइफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बहुत इजी भी है। आई एम श्योर कि आप लोग सब उसके बारे में जानना चाहेंगे, है ना। तो रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव फेज की जो स्टार्टिंग है वो तो आई होप अब आपको सबको समझ में आ गई कि प्यूबर्टी के दौरान ही उसकी स्टार्टिंग हो जाती है। ये चीज आप सबको समझ में आ गई। अभी तक हम वो ही पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, है ना, जो कि नॉर्मली जो है 10 to 12 की ईयर्स में स्टार्ट हो जाती है ना, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी, यानी कि टीनेज में वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और उस दौरान ही क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन्स का क्या होता है, डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। ये चीज क्लियर है। ठीक है, बट देयर कैपेसिटी ऑफ मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ gametes last longer in males than in females। ये ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आ सकता है आपके पेपर में कि ये जो है स्टार्टिंग तो सबको पता है कि प्यूबर्टी के दौरान हो जाती है मेल्स एंड फीमेल्स में, लेकिन इसका एंड कब होता है, तो जो इसकी कैपेसिटी होती है मेल गैमेट्स की मैच्योरेशन की, प्रोडक्शन की, ये ज़्यादातर देखी गई है कि मेल्स में ज़्यादा लॉन्गर टाइम तक ये रिटेन्ड रहते हैं देन इन फीमेल्स। ठीक है, फीमेल्स में इसका एंड जल्दी हो जाता है। ये चीज़ क्लियर हो गई। दे लास्ट लॉन्गर इन मेल्स देन इन फीमेल्स। इस लाइन का मतलब समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं फीमेल्स की सिर्फ, क्योंकि मेल्स में तो ये लास्ट लॉन्गर है। ठीक है, फीमेल्स में ज़्यादातर ये किस एज में स्टॉप हो जाता है, ये हो जाता है आपके 45 to 50 ईयर्स में ये क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, तो अगर मैं फीमेल्स की बात करूं
फीमेल्स की बात करूं तो ये जो बिगिन होता है, इसकी बिगनिंग जो होती है रिप्रोडक्टिव फेज की, वो 10 to 12 ईयर्स से स्टार्ट होकर कब स्टॉप होती है बच्चों? 45 to 50 ईयर्स के बीच में ये क्या है, स्टॉप हो जाती है मोस्टली। इससे ज़्यादा भी ईयर्स लग जाते हैं कई फीमेल्स को, बट ये एक रेंज है, ये एक रेंज है, राइट। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये साइकिल चलती है, ठीक है बच्चों। तो अब इसके अंदर क्या है, फीमेल्स में हर मंथ, वंस इन अ मंथ, आपको मैंने बताया था रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी कि आपकी 2 ओवरीज होती हैं एडोलेसेंट्स फीमेल्स में, या फिर फीमेल्स में कह दें कि 2 ओवरीज होती हैं। उन 2 ओवरीज में से किसी भी एक ओवरी में से एक ओवा यानी कि फीमेल गैमेट एवरी मंथ इन एवरी 28 to 30 डेज एक ओवा जो है रिलीज होता है, ये आप सबको पता है, ठीक है। तो यहीं से ही अपनी साइकिल स्टार्ट करते हैं, ओके। ओवा मैच्योर्स एंड इज रिलीज्ड बाय, कौन रिलीज करेगा? रिलीज्ड बाय ओवरीज once in 28 to 30 डेज, ठीक है। अब ये रिलीज होके कहाँ जाएगा? ये ओविडक्ट में होता है, ये भी आई एम श्योर आप सबको पता होगा, जिसने भी वो वीडियो ढंग से देखी है, अच्छे तरीके से देखी है, रिवीजन करिए कि ओविडक्ट में ये प्रोसेस होता है मैच्योरेशन का। जब एग रिलीज होता है तब वो कहाँ जाता है? यूट्रस में जाता है। तो बच्चों जब वो यूट्रस में एग जाएगा तो वहाँ की वॉल जो है ऑटोमेटिकली थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, ताकि वो उस एग को रिसीव कर सके, ठीक है। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि जब वो रिलीज होता है तो हम लिख सकते हैं इसके अंदर वॉल ऑफ यूट्रस becomes thick to receive egg, all right। ये वाला पार्ट समझ में आया। ओवा मैच्योर हुआ, ठीक है, रिलीज हुआ once in 28 to 30 डेज, कहाँ गया वो? यूट्रस में गया, जहाँ की वॉल अपने आप क्या हो गई? थिक हो गई। अब यहाँ पे 2 रास्ते आते हैं, ठीक है, 2 ways are there। एक तो when they come in contact with the sperms, ठीक है, अगर स्पर्म्स के कांटेक्ट में यहाँ पे एग आ गया तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगी तो एम्ब्रियो बनेगा, याद आ रहा है कुछ? एम्ब्रियो बनेगा, और इस स्टेज को हम लोग कहते हैं प्रेगनेंसी। तो ये तो हो गई फर्स्ट स्टेज, यानी कि इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स, ठीक है। और दूसरा इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर्स, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तब क्या होगा उसके बारे में अभी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स, अगर फर्टिलाइजेशन अकर हो गई देन तो एग क्या होगा? एग गेट्स एम्बीडेड, यानी कि वो चिपक जाता है टू द वॉल ऑफ यूट्रस टू फॉर्म एम्ब्रियो, ठीक है। वहां पे वो एम्ब्रियो बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रेगनेंसी कहते हैं। आई होप ये वाला स्टेज अच्छे से क्लियर हो गया आपको। अब बात आती है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई फिर क्या होगा? फिर तो ये एग जो है शेड ऑफ हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है, एग निकल गया। उसके अलावा जो ये वॉल थिक हुई है ये भी शेड ऑफ हो जाएगी, और इस वॉल को थिक बनाने के लिए जो भी ब्लड वेसल्स का इस्तेमाल हुआ है वो ब्लड वेसल्स भी रिलीज हो जाएंगे। यानी कि 3 चीजें आपको दिमाग में रखनी है। क्या क्या रखना है? रिलीज ऑफ एग, ऑलराइट, प्लस थिक वॉल ऑफ यूट्रस, प्लस ब्लड वेसल्स, जितने भी ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? शेड ऑफ हो जाएंगे, जिसकी वजह से विमेन्स में ब्लीडिंग होती है फॉर 5 to 7 डेज, ठीक है। फॉर 5 to 7 डेज विमेन में जो है ब्लीडिंग होती है, और इसको हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, या मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। ये पूरी एक साइकिल होती है जो कि हर मंथ रिपीट करती है, नॉर्मली 28 to 30 डेज के अंदर।
अंदर, क्योंकि हर मंथ 28 to 30 डेज में एक बार तो एग रिलीज होगा ही। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो वो शेड ऑफ होगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग विच लास्ट फॉर 5 to 7 डेज एंड इट इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। ऑलराइट, तो जो प्यूबर्टी के टाइम पे फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो आता है उसे हम कहते हैं मिनार्की। क्या कहते हैं? मिनार्की कहते हैं। लेट्स राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ मिनार्की। ऑलराइट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिनार्की? तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो एट द ऑनसेट मतलब जब प्यूबर्टी बिगिन होती है, एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ऑलराइट, इसी तरीके से एक होता है आपका टर्म मीनोपॉज। मीनोपॉज क्या होता है? परमानेंट स्टॉपेज। इसकी जब परमानेंट स्टॉपेज हो जाती है, परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड एज मीनोपॉज, जो कि मैंने आपको बताया था 45 to 50 ईयर्स के बीच में ज्यादातर हो ही जाती है। ऑलराइट, इतनी आपको चीज समझ में आ गई। मीनोपॉज, मिनार्की, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि गर्ल्स को ज्यादातर क्या है, आयरन डाइट लेनी चाहिए, है ना। अपनी डाइट में आयरन इंटेक ज्यादा लेना चाहिए, ठीक है बच्चों। इनिशियली क्या होता है, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है इरेगुलर इंटरवल्स पे आते हैं, बट विद टाइम इट गेट रेगुलर, ठीक है। ये रेगुलर हो जाते हैं टाइम के साथ साथ, ये क्या हो जाते हैं, रेगुलर हो जाते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। एडोलेसेंट गर्ल्स को किसी भी तरीके की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट अ नेचुरल थिंग, इट्स जस्ट अ नेचुरल फिनोमिना, ठीक है बच्चों। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट, कोई भी आपको परेशानी आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो सेशन में, जिसके अंदर हम लोग जो है रिप्रोडक्शन इसी को ही कंटिन्यू करेंगे, पढ़ेंगे कि किस तरीके से हाउ वी कैन डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ बेबी, ऑलराइट, एंड द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फ्रॉग्स एंड इंसेक्ट्स, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो सेशन में पढ़ेंगे। इस लेक्चर को, इस सेशन को, ठीक है, अच्छे से इसके नोट्स बनाइएगा और इसको अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगले वीडियो सेशन में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।